नमस्कार। आज की इस वीडियो तासिका में हम भक्तिकालीन साहित्य की जो पृष्ठभूमि है, जिसे परिस्थितियां भी कहा जाता है, उस पर चर्चा करेंगे। भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। इस काल का समय संवत 1375 से लेकर संवत 1700 तक माना जाता है। किसी भी युग का साहित्य और साहित्यकार अपने युगीन परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। किसी साहित्यकार की जो परिस्थितियां होती है, वह परिस्थितियां उसे साहित्य लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। इसलिए उन परिस्थितियों का उसके साहित्य पर असर, प्रभाव जो है दिखाई देता है। यही कारण है कि उस युग के साहित्य का अध्ययन करने से पहले हमें तत्कालीन परिस्थितियों का विवेचन करना आवश्यक हो जाता है, क्रम प्राप्त हो जाता है। ये कौन सी परिस्थितियां हो सकती है? तो ये राजनीतिक परिस्थितियां हो सकती है, ये सामाजिक परिस्थितियां हो सकती हैं, ये सांस्कृतिक परिस्थितियां हो सकती है, ये आर्थिक परिस्थितियां हो सकती है, या ये साहित्यिक परिस्थितियां हो सकती है। इनमें से पाठ्यक्रम के लिए आपके केवल राजनीतिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां, धार्मिक परिस्थितियां और साहित्यिक परिस्थितियों का अध्ययन आपको करना है। जैसा कि मैंने कहा कि भक्ति काल का जो समय है वह संवत 1375 से लेकर 1700 तक है। तो संवत 1375 से लेकर 1700 तक की राजनीतिक परिस्थितियां किस तरह की थी, इसे हम सबसे पहले देखते हैं। राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से भक्ति काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग में तुगलक और लोधी वंश का शासन दिल्ली पर रहा। यह समय था संवत 1375 से लेकर संवत 1526 तक। इस समय तुगलक और लोधी वंश ने दिल्ली पर या भारत पर शासन किया। दूसरे भाग में मुगल वंश के बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां का शासनकाल रहा। इनका समय था संवत 1526 से लेकर 1700 तक। यह जो संपूर्ण समय था, यह जो संपूर्ण काल था, लगभग 200 सालों का। इस काल की राजनीतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो यह काल विक्षुब्धता से, अशांति से और संघर्ष से भरा हुआ काल था। पूर्व मध्यकाल के आरंभ में, मतलब भक्ति काल के आरंभ में, दिल्ली के तख्त पर मोहम्मद बिन तुगलक राज करता था या उसकी सत्ता थी। उसका समय था 1325 से लेकर 1351 तक। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली पर राज किया। उत्तर से लेकर दक्षिण तक के अपने राज्य विस्तार को ध्यान में रखकर उसने अपनी राजधानी दिल्ली से हमारे महाराष्ट्र के देवगिरी को बनाया था। उसका नाम उसने दौलताबाद भी रखा था। इस प्रयास से हुआ क्या, तो आज तक जो दिल्ली राजधानी थी देश की, वह प्रदेश, दिल्ली का जो प्रदेश था वह उजड़ गया, वो राजधानी नहीं रही। इसने और एक काम किया कि इसने जो है तांबे के सिक्के चलाना शुरू किया था। और दूसरी एक बात इसको लेकर जो है, जिसे पगला मोहम्मद कहा जाता है, कि इसने सुदूर जो चीन फैला हुआ है, चीन पर आक्रमण की योजना भी इसने बनाई थी। और साथ ही साथ मिस्र का जो खलीफा था, उस मिस्र का खलीफा से अपने राज्य सत्ता के लिए धार्मिक स्वीकृति, इन ऐसी बातें भी उसने की थी।
उसमें कुछ विशिष्ट गुण भी थे। ऐसा नहीं कि ये उठपटांग इस तरह की हरकतें ही इसने की है, इसके साथ कुछ जो है विशिष्ट गुण थे, जैसे कि वह कवि और विद्या व्यसनी था। विद्वान लोगों की वह प्रशंसा करता था, कवि की प्रशंसा करता था, आदर सम्मान देता था, और पक्षपात रहित वह सुल्तान जो है रहा है, ये भी इसका एक गुण माना जा सकता है। उसके यहाँ विद्वानों को सुरक्षा मिलती थी, संरक्षण मिलता था। हिंदू लोगों के प्रति जो है उसके मन में एक उदारता की भावना थी, वह सहिष्णु मनोवृत्ति का था। परंतु उसके जो उत्तराधिकारी बने, उसके बाद उसके जो वंशज सत्ता में बैठे, वो धार्मिक दृष्टि से उतने सहिष्णु नहीं थे। इस कारण दिल्ली पर उनकी सल्तनत कायम नहीं रह सकी। सुल्तान महमूद शाह की मृत्यु के बाद, सुल्तान महमूद शाह जो मोहम्मद तुगलक का वंशज था, उसकी मृत्यु के बाद 1412 में जो है तुगलक वंश का साम्राज्य खत्म हो गया, और इसके बाद खिज्र खान ने दिल्ली पर सैयद वंश की सत्ता स्थापित की। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश की सत्ता स्थापित हुई। वह 1551 तक सत्ता पर जो है रहा, और इसके बाद तो सैयद वंश की सत्ता के बाद जो है लोधी वंश की सत्ता स्थापित हुई। ये सब जो है विदेशी आक्रमणकारी है, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया है। लोधी वंश की सत्ता स्थापित की, वह 1551 तक सत्ता में रहा, और उसके बाद जो है लोधी वंश की सत्ता आई। सुल्तान इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम राजा रहा, बादशाह रहा। इब्राहिम लोधी ने जो है मुगलों का कड़ा मुकाबला किया, मुगलों का सामना किया। लोधी वंश के शासन काल में ही केंद्रीय सत्ता जो थी, केंद्रीय शासन जो था, वह शिथिल पड़ चुका था, वह उतनी क्षमता उसमें नहीं रही थी, और मालवा आदि जो राज्य थे वह स्वतंत्र सूबे के रूप में जो है बनने लगे थे। 1562 में और एक जो है बाद में मुगलों की सत्ता स्थापित हुई 1526 में, और 1526 में मुगलों की सत्ता स्थापित होने के बाद जब हम देखते हैं कि मुगल सम्राट अकबर हुए, और उन्होंने बाद में मालवा को अपने राज्य में मिला दिया। लोधी वंश में जिस तरह से जो है मालवा स्वतंत्र हुआ था, उसे 1562 में सम्राट अकबर ने अपने राज्य में मिला दिया। गुजरात पर बहादुर शाह ने 1526 से लेकर 1539 तक शासन किया। वह बड़ा प्रसिद्ध राजा था, जिसने कई युद्धों में अपनी वीरता का प्रदर्शन भी किया था। ऐसा गुजरात भी स्वतंत्र हुआ था। कालांतर में आपसी वैमनस्य बढ़ गया, और अंतिमतः सम्राट अकबर ने वह गुजरात भी अपने राज्य में विलीन कर दिया। 1518 में और एक घटना हुई। बहमनी राज्य स्वतंत्र था उस समय तक, लेकिन 1518 में क्या हुआ, तो यह राज्य भी बिखर कर नष्ट हुआ। बिखर कर इस तरह से नष्ट हुआ कि यह बहमनी राज्य की लगभग 5 स्वतंत्र मुस्लिम राज्य बन गए, जिन्हें हम जानते हैं कि जिनमें बरार की इमाद शाही थी, बीजापुर की आदिल शाही थी, अहमदनगर की निज़ाम शाही थी, गोलकुंडा की कुतुब शाही थी, बिदर की बरीद शाही थी। ये सारे राज्य बहमनी साम्राज्य से बिखर कर जो है स्वतंत्र रूप से राज्य बने थे। इनका संघर्ष हम देखते हैं कि शिवाजी महाराज के साथ भी जो है इनका संघर्ष हुआ है। अंत में यह सभी मुगल साम्राज्य में विलीन हुए। जब सम्राट अकबर बना या फिर अन्य जो मुगल वंश के राजा बने, तो ये पांचों साम्राज्य जो है मुगल वंश में विलीन हो गए। मुगल वंश के बाबर के बाद हुमायूं सत्ता पर बैठ गया, परंतु कुछ ही वर्षों में सूरी वंश के जो है शेर शाह सूरी ने कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हरा दिया, और शेर शाह सूरी ने अपनी सूरी वंश की सत्ता दिल्ली पर स्थापित की। शेर शाह ने बहुत जो है अच्छी सुधार व्यवस्थाएं की है। उसने शेर शाह ने अपने शासन काल में सुधार की व्यवस्था
इस रीति से और इस पद्धति से की है कि सम्राट अकबर ने तक जो है उसके दिखाए हुए पथ पर, उसके मार्ग पर सुधार की व्यवस्था कायम की थी। लेकिन शेर शाह सूरी की लगभग 1554 ईस्वी में मृत्यु हुई और उसके बाद उसके जो उत्तराधिकारी, उसके जो बेटे या फिर उसके जो भी वंशज थे, वह उतने सक्षम जो है नहीं थे कि वे सत्ता संभाल सके। और इसी का लाभ उठाते हुए हुमायूं, जो कन्नौज की लड़ाई में हार गया था, वह फारस चला गया और ये जो बिखरा हुआ शेर शाह का राज्य था उस पर उसने आक्रमण किया और सूरी वंश का जो है उसने सफाया कर दिया। सुल्तान सिकंदर शाह सूरी वंश का अंतिम बादशाह रहा और उसने फिर हुमायूं ने अपनी सत्ता कायम की, वह बादशाह बन गया। अब हम थोड़ा सा मुगल साम्राज्य के इतिहास के संदर्भ में जानते हैं कि उस समय जो मुगलों ने जो है सत्ता कायम की थी, उस पर चर्चा करते हैं कि ये जो तैमुरलंग जो वंश था, तैमुरलंग की 5वीं पीढ़ी का जो जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो था, 1526 में पानीपत के युद्ध में उसने विजय प्राप्त की। दिलावर ने जो है उसे भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। उसने पानीपत के युद्ध में विजय प्राप्त की और भारत में मुगल वंश की सत्ता स्थापित की। आपको कई सारी प्रतियोगिताओं की जो परीक्षाएं होती है या एमपीएससी यूपीएससी होती है, उसमें पानीपत की पहली लड़ाई के संदर्भ में सवाल पूछा जा सकता है। तो यहाँ आप ये याद रखिएगा कि 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था और उस युद्ध के बाद भारत पर मुगलों की सत्ता जो है कायम हुई थी, स्थापित हुई थी। बाबर जो है एक कला प्रेमी भी था, कवि भी था और साहित्य के प्रति भी उसके मन में गहरी रुचि थी। बाबर ने अपना बाबरनामा लिखा है जो उसकी कुशल लेखनी का परिचय देता है। बाबरनामा ये उसका आत्मचरित्र है, लेकिन वह कोरा आत्मचरित्र नहीं है, बल्कि तत्कालीन जो परिस्थिति थी, जो वातावरण था, उसका वर्णन भी उसमें मिलता है। बाबर ने एक दीवान मतलब गजल संग्रह भी लिखा है, एक काव्य संग्रह भी लिखा है और उसमें उसकी काव्य प्रतिभा का परिचय मिलता है। बाबर के बाद लगभग 1530 में हुमायूं बादशाह बन गया और हुमायूं जो है अपने पुस्तकालय की सीढ़ियाँ चढ़ते समय उसे अजान जो है सुनाई दी और उसके साथ वो जैसे उसने झुकना चाहा तो झुकते ही वह सीढ़ियों से गिर गया और उसकी मृत्यु हुई। और बाबर के बाद जो है हुमायूं सत्ता में आया था, लेकिन हुमायूं की भी जो है लगभग 1566 में मृत्यु होती है और 1566 में ही फिर उसका जो बेटा है जलालुद्दीन अकबर यह सत्ता में बैठता है, वह दिल्ली का बादशाह बनता है। जिस समय जलालुद्दीन अकबर, जिसे हम सम्राट अकबर के नाम से जानते हैं, वह सत्ता पर बैठा था, उस समय उसकी उम्र केवल 13 वर्ष की थी। इसलिए बैरम खां जो है उसकी सुरक्षा में तैनात थे। उनकी सुरक्षा में ही सम्राट अकबर ने जो है सत्ता संभाली। कुछ ही दिनों में लेकिन अकबर ने बैरम खां की जो है इस दायित्व से, इस कर्तव्य से मुक्त कर दिया और पूरी शासन की बागडोर उसने अपने हाथों में ले ली। अकबर ने क्या किया सत्ता में बैठकर, तो उसने सबसे पहले जो है बंगाल, बिहार और गुजरात का विद्रोह को दबाकर कश्मीर तक अपना झंडा जो है फहरा दिया। साथ ही चित्तौड़, कालिंजर और गोंडवाना को सफल नहीं होने दिया। फतेहपुर सीकरी का किला भी इसी काल में जो है निर्माण हुआ। अकबर राज्य विस्तार और आंतरिक शांति और व्यवस्था के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे कि देश में जो है या उसके पूरे राज्य में किस तरह से शांति रहेगी, व्यवस्था कायम रहेगी, इसका भी उन्होंने जो है अच्छा खासा ध्यान रखा है। देश को समृद्ध बनाने की दृष्टि से सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए भी उसने प्रयास किए हैं। ये भी जो है बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसके दरबार में नवरत्न थे, ये हम सभी लोग जानते हैं। तो इन नवरत्नों के माध्यम से कला, संगीत, साहित्य के प्रति भी उन्होंने अपनी जो एक रुचि दिखाई है।
साथ ही साथ वो स्वयं तो शिक्षित नहीं थे, लेकिन शिक्षित न होते हुए भी वह एक उदार, सहृदय और व्यवहार कुशल व्यक्ति थे। उन्होंने कला, संगीत, साहित्य, संस्कृति को आश्रय एवं सुरक्षा दी है। इनके आश्रय से ही इस काल में जो है कला, संगीत और साहित्य का सृजन हुआ है। उसका राज्यकाल लगभग 1605 ईस्वी तक रहा है। मतलब 1605 ईस्वी तक उन्होंने दिल्ली के उस बादशाह पद पर वह काम करते रहे, या दिल्ली के बादशाह के रूप में वह रहे। अकबर के जो उत्तराधिकारी थे, वह उत्तराधिकारी था जहांगीर। जहांगीर जो है, इसे हम जानते हैं कि उसका बचपन का नाम सलीम था। आप सभी लोग जानते होंगे कि सलीमा और अनारकली की जो कथा है वो आप लोग जानते होंगे। तो ये सलीम दूसरा कोई और नहीं, ये सलीम और अनारकली की जो कथा है उसमें सलीम मतलब यह जहांगीर थे। युवा अवस्था में ही जो है, जब ये युवराज थे जहांगीर, तब उन्होंने अपने पिता सम्राट अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था, परंतु उनका यह विद्रोह सफल नहीं रहा। वह न्यायप्रिय थे, प्रजा के सुख दुख में उसकी रुचि थी जहांगीर की। उन्होंने जो है, यह इतिहास में बात है कि उन्होंने यमुना के तट पर एक जो प्रस्तर स्तंभ था, उस स्तंभ के बीच में इंसाफ की जंजीर बंधवा दी थी। इंसाफ की जंजीर बंधवा दी थी, और जब किसी प्रजा को या किसी व्यक्ति को यह लगता था कि उसे फरियाद करनी है, उसे न्याय मांगना है, तो उस जंजीर को जो है बजाकर प्रजा बादशाह का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती थी। तो जहांगीर को बंगाल, मेवाड़ और दक्षिण की ओर युद्ध का भी अभियान करना पड़ा था। ये भी बहुत मायने रखता है। कांगड़ा पर उन्होंने जो है विजय प्राप्त की थी, ये इनकी सफलता मानी जाती है। 1627 में उनकी मृत्यु हो गई, और 1628 में उनका जो पुत्र था वह शाहजहां सत्ता में बैठा। जो बादशाह, दिल्ली के बादशाह के रूप में उन्होंने बागडोर संभाली। शाहजहां ने क्या किया? तो शाहजहां ने दक्षिण की कई सारी जो सल्तनतें थी, कई सारी जो राज्य थे, उन्हें जीत कर अपने अधीन किया। उसे बुंदोलों का सामना करना पड़ा। शाहजहां के समय में ही यमुना के तट पर हम विश्व में प्रसिद्ध जो कलाकृति जानते हैं कि यमुना के किनारे ताजमहल का जो निर्माण किया गया, यह शाहजहां ने ही करवाया था। अपनी पत्नी मुमताज की स्मृति में उन्होंने यह ताजमहल का निर्माण किया था। शाहजहां का बेटा औरंगजेब ने 1558 में शाहजहां को बंदी बना दिया, और अपने चारों भाइयों की, मतलब शाहजहां के अन्य जो 4 बेटे थे, उनकी भी उन्होंने हत्या कर दी, और औरंगजेब सत्ता में बैठ गया 1558 में। और 1558 से लेकर जो है 1658 में 28 में जो है शाहजहां ने अपने पिता को बंदी बनाया, और उस तरह से चारों भाइयों की हत्या कर दी। और 1658 से लेकर 1707 तक जो है वह सत्ता में बैठा रहा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके जो उत्तराधिकारी हैं वह सत्ता संभालने में नाकामयाब रहे। बहादुर शाह जफर, जो मुगल वंश का अंतिम बादशाह था, उसके समय में ही अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 का गदर हुआ, जो हम लोग जानते हैं, जिससे 1857 का स्वतंत्रता समर या 1857 का गदर, मराठी में उसे उठाव कहा जाता है, हुआ। और उसके बाद जो है मुगलों की सत्ता समाप्त हुई। इस प्रकार हम जानते हैं कि भारत के जो राजनीतिक क्षेत्र में सन 1346 से लेकर 1646 तक की अवधि में 2 प्रमुख मुस्लिम वंश, पठान वंश और मुगल वंश का जो है आधिपत्य रहा है। एक दृष्टि से अगर हम देखें तो अकबर हो, जहांगीर हो या फिर शाहजहां हो, इनकी सत्ता या इनका समय अगर हम छोड़ दें तो अन्य समय में जो है राजनीतिक दृष्टि से यह जो वातावरण था देश का, वह अशांति से भरा हुआ, विक्षुब्धता से भरा हुआ वातावरण था। और इसका परिणाम निश्चित रूप से तत्कालीन साहित्य पर भी पड़ा है। इस दृष्टि से हमें राजनीतिक परिस्थिति का जो है अवलोकन करना क्रम प्राप्त ठहरता है।
तो आज के लिए इतना ही। हम दूसरे वीडियो के माध्यम से भक्तिकालीन जो परिस्थिति हैं, भक्तिकालीन परिस्थिति में सामाजिक परिस्थिति पर हम प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।